मैं डॉक्टर आर.डी. दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा, बीकॉम भाग 1 के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक गणित विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय अनुपात पर अपना द्वितीय दृश्य शब्द व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने अनुपात के परिचय के साथ साथ कुछ सामान्य प्रश्नों को किस तरह हल किया जाए इस पर चर्चा की थी। इस व्याख्यान में हम कुछ और प्रश्नों को लेकर चलेंगे। विद्यार्थियों को यह ध्यान रहे कि अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, ये कुछ ऐसे अध्याय हैं जो व्यावहारिक गणित का हिस्सा हैं। व्यावहारिक गणित के प्रश्न, उन्हें हल करने की कोई एक निश्चित विधि नहीं होती, बल्कि वह प्रश्न में दिए गए सूचनाओं और विद्यार्थियों की सोचने समझने की क्षमता पर निर्भर करती है। एक ही प्रश्न कई तरीकों से हल होता है, सभी तरीके सही हैं, बशर्ते वह अन्यथा सही हो। अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न आज हम और लेकर चलते हैं। एक प्रश्न मैंने रखा हुआ यहाँ पर, ए तथा बी की मासिक आयों का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 7:9 है और उनकी बचतों का अनुपात 4:3 है। यदि कुल बचत 350 रुपये हो तो प्रत्येक की आय बताओ। प्रश्न में हमें आय का अनुपात दिया गया ए और बी के मध्य, इसी तरह व्यय का अनुपात दिया गया है, बचत का भी अनुपात दिया गया है और बचत की कुल राशि दी गई है। तो बचत की कुल राशि को तो हम बचत के अनुपात से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों की बचत की राशि ज्ञात कर लें, ए और बी की क्रमशः। बचत का अनुपात है प्रश्न में 4:3, आनुपातिक योग इनका हुआ 7। ए की बचत कितनी हो जाएगी? 350 रुपये कुल बचत है, उसका 4/7वां हिस्सा ए की बचत अर्थात 200 रुपये, और बी की बचत 350 का 3/7वां हिस्सा अर्थात 150 रुपये। आय ऋण बचत बराबर व्यय। सामान्य तौर पर हम सभी इस बात से भिज्ञ हैं। हम इस प्रश्न को हल करने के लिए हम विपरीत क्रम में भी जा सकते थे। व्यय में यदि हम बचत को जोड़ दें, व्यय में बचत को जोड़ दें तो वह आय के बराबर हो जाएगी। फिलहाल हम जो ज़्यादा आसान लगता है, आय ऋण बचत बराबर व्यय, इस आधार पर आगे बढ़ते हैं। माना आय के अनुपात का गुणक x है। कोई भी अनुपात यदि आपको दिया हुआ है, अनुपात सूक्ष्म रूप में रहता है, उसकी वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए, हमने पहले भी इस पर चर्चा की हुई है, वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए जो अज्ञात गुणक है, कॉमन फैक्टर है, वहाँ पर उसका मान हमें रखना पड़ता है। यहाँ पर आय के अनुपात का गुणक हम मान ले x, तो ऐसी दशा में ए की आय हो जाएगी 4x और बी की आय हो जाएगी 5x। ए की आय 4x में से ए की बचत की राशि 200 है, इसे हम घटा दें, यह राशि बन जाएगी ए का व्यय। इसी तरह बी की आय 5x में से बी की बचत की राशि को घटा दें जो 150 रुपये है, इस तरह यह बी का व्यय अर्थात A/B, यहाँ पर व्यय जो प्रश्न में दिए गए व्यय के अनुपात के बराबर होगा, बराबर 7/9। इनका तिर्यक गुणा कर लें। 9 का गुणा हो जाएगा 4x ऋण 200 से, और इसी तरह 7 का गुणा हो जाएगा 5x ऋण 150 से। तिर्यक गुणा करने पर यहाँ पर 36x ऋण 1800 बराबर 35x ऋण 1050। पक्षांतर कर ले राशियों को, संबंधित राशियों को, तो 36x ऋण 35x बराबर 1800 ऋण 1050, x बराबर 750। x का मान
आपने आय के गुणक के रूप में रखा था, तो आय के अनुपात के साथ x का मान यदि हम रख दें तो a की आय आपने मानी थी 4x, 4 गुणा 750 बराबर 3000 रुपये, और b की आय आपने मानी थी 5x, तो 5 गुणा 750 बराबर 3750 रुपये। एक और प्रश्न लेकर चलते हैं। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण से कितने लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। 20 लीटर मिश्रण है प्रश्नानुसार, दूध और पानी का अनुपात उसमें है दूध 4 मात्रा में, पानी 1 मात्रा में। प्रश्न यह कहा गया है हल करने के लिए कि मिश्रण से कितने लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए जिससे अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को हल करने के लिए 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा पृथक पृथक ज्ञात कर लें। अनुपात है 4:1, आनुपातिक योग हो जाएगा 5। मिश्रण में दूध की मात्रा हो जाएगी कुल 20 लीटर का 4/5वां हिस्सा अर्थात 16 लीटर, और मिश्रण में पानी की मात्रा हो जाएगी 20 का 1/5 अर्थात 4 लीटर। मिश्रण से x लीटर मिश्रण निकालने हम, और जब हम x लीटर मिश्रण निकालेंगे तो प्रश्नानुसार उतना ही पानी हमें मिलाना है अर्थात x लीटर पानी मिलाना होगा। तो मिश्रण से x लीटर मिश्रण निकालकर x लीटर पानी मिलाने पर निकाले गए x लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा भी बाहर आएगी और पानी की मात्रा भी बाहर आएगी। जो दूध की मात्रा बाहर आएगी हम उसे ज्ञात कर लें, पानी की मात्रा बाहर आएगी उसे ज्ञात कर लें। तो x लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा, पूरे मिश्रण में दूध का अनुपात क्या है, दूध का हिस्सा 4/5वां हिस्सा, तो x लीटर में भी 4/5वां हिस्सा होगा। तो 4x/5 लीटर दूध की मात्रा बाहर आई, और इसी तरह x लीटर मिश्रण जो हमने निकाला उसमें पानी की मात्रा 1/5वां हिस्सा पानी है, तो x/5 लीटर पानी बाहर निकला। मिश्रण से निकाले गए दूध और पानी की मात्रा को घटाकर वह पुनः मिलाए गए पानी की मात्रा को जोड़ने के पश्चात अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात प्रश्नानुसार 3/2 है। अतः दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का जो अनुपात है वह इस तरह होगा। अंतिम रूप से 16 लीटर दूध था मिश्रण में, जिसमें से 4x/5 लीटर दूध बाहर आ गया तो शेष दूध की मात्रा बची। इसी तरह 4 लीटर पानी मिश्रण में था, 4 लीटर में से x/5 लीटर पानी बाहर निकल आया जब आपने x लीटर मिश्रण निकाला तो, लेकिन उसके बाद आपने x लीटर पानी उसमें मिलाया है। तो इस तरह अंतिम मिश्रण में पानी की कुल मात्रा हो जाएगी। तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बटे पानी की मात्रा बराबर प्रश्नानुसार 3/2। पहले तो हम इसे हल कर लें भिन्न को। यहाँ पर एलसीएम इन दोनों के मध्य हो जाएगा 5, 16×5 = 80 और ऋण 4x। इसी तरह नीचे की संख्या इसको भी हल कर लें, यहाँ भी एलसीएम 5, 4×5 = 20 ऋण x और धन 5x बराबर 3/2। त्रियक गुणा करने पर 160 ऋण 8x बराबर 60 ऋण 3x धन 15x। पक्षांतर कर लें समान राशियों को, तो अंतिम रूप से बचा कितना, 100 बराबर 20x, x बराबर 5। x निकाले गए मिश्रण व डाले गए साफ पानी का मान है। अतः मिश्रण से 5 लीटर मिश्रण निकालकर 5 लीटर साफ पानी मिलाया गया है। तत्पश्चात दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो गया है। एक और प्रश्न लेते हैं। हरिओम और सलमान 1:4 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करने वाले साझेदार हैं। उन्होंने गोविंदा को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया है। उसने अपना हिस्सा सलमान से लिया।
साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले दो साझेदार थे, हरिओम और सलमान, दोनों के बीच लाभ हानि विभाजन का अनुपात 1:4 है। बाद में उन्होंने गोविंदा को शामिल किया कुल आय के 1/6 भाग के लिए, लेकिन कुल आय का 1/6 भाग यह किससे लेना है? उसे सलमान से लेना है, सलमान से लिया जाना है। तो हरिओम और सलमान का पुराना लाभ हानि का विभाजन का अनुपात है 1:4 है, अर्थात हरिओम का हिस्सा होगा, कुल यहाँ पर 5 हिस्से में अनुपातिक योग, 5 में से 1/5वां हिस्सा हरिओम का है और 5 में से चौथा हिस्सा यहाँ पर 4/5 सलमान का हिस्सा है। नए साझेदार गोविंदा को लाभ के 1/6 भाग के लिए शामिल किया गया, तो लाभ का 1/6 भाग होगा, कुल लाभ इकाई के बराबर माना, उसका 1/6 हिस्सा मतलब 1/6, जो उसे कहाँ से लेना है? सलमान से लेना है। तो सलमान के हिस्से में से जो 4/5 है, जो नए साझेदार गोविंदा को दिया जाने वाला हिस्सा घटा दें, तो 4/5 ऋण 1/6 बराबर एलसीएम यहाँ ले ले 30, 24 ऋण 5 बराबर 19/30। अंतिम रूप से अब नया लाभ हानि विभाजन का अनुपात हो जाएगा, हरिओम का हिस्सा वही है अभी भी 1/5, लेकिन सलमान का हिस्सा कम होकर हो गया 19/30 और गोविंद का हिस्सा 1/6। यहाँ भी एलसीएम ले लें 30 और 30 एलसीएम लेने के बाद ऊपर की संख्याएं क्रमशः 5 6 30, तो 6 यहाँ पर 19 और यहाँ 6 5 30 अर्थात 5, 6:19:5। इस तरह तीनों के मध्य लाभ हानि विभाजन का अनुपात होगा 6:19:5। एक और प्रश्न ले लें। ए तथा बी साझा व्यापार करते हैं। ए 8,000 रुपये एवं बी 10,000 रुपये लगाता है। 6 माह पश्चात सी 6,000 रुपये लगाता है। 3 वर्ष पश्चात फर्म को 9,660 रुपये का लाभ होता है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि साझेदारों के मध्य जो लाभ हानि का विभाजन होता है वह पूंजी के अनुपात में होता है, लेकिन यह कब होना चाहिए? जब पूंजी उपयोग की अवधि समान हो। दिए गए प्रश्न में ए और बी ये प्रारंभ से हैं और लाभ हुआ है 3 वर्ष के पश्चात 9,660 रुपये, जिसे वे बांटना चाह रहे हैं। अर्थात ए और बी की पूंजी का उपयोग 3 वर्षों तक हुआ। सी शुरुआत के 6 माह पश्चात व्यापार में साझेदारी में शामिल हुआ। इसका मतलब सी की पूंजी का उपयोग 2.5 वर्ष हुआ। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पूंजी के अनुपात में लाभ का विभाजन उचित नहीं होगा, बल्कि लाभ विभाजन के लिए हमें पूंजी के उपयोग का अनुपात, पूंजी उपयोग अनुपात निकालने के लिए जैसे हमने चर्चा की थी, ए की पूंजी 8,000 रुपये 36 माह प्रयुक्त हुई, अर्थात 8,000 गुणा 36 2,88,000 मासिक पूंजी अनुपात उपयोग अनुपात निकल आएगा। इसी तरह बी की पूंजी 10,000 रुपये 36 माह प्रयुक्त हुई तो 3,60,000 रुपये, और सी की पूंजी 6,000 जो 30 माह प्रयुक्त हुई 1,80,000 रुपये। इस तरह ए बी सी के बीच पूंजी उपयोग अनुपात कैपिटल यूटिलाइजेशन रेशियो क्रमशः 2,88,000, 3,60,000 और 1,80,000 होगा। इसको हम संक्षिप्त कर लें कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, तो ये अनुपात हो जाएगा 8:10:5। आनुपातिक योग 8, 10 और 5 का 23। कुल लाभ में ए का हिस्सा हो जाएगा 8/23, 8/23। कुल लाभ है 9,660, तो 9,660 का 8/23 बराबर 3,360 रुपये। लाभ में बी का हिस्सा हो जाएगा 9,660 रुपये का 10/23 अर्थात 4,200 रुपये, और इसी तरह लाभ में सी का हिस्सा होगा 9,660 रुपये का 5/23 अर्थात 2,100 रुपये। एक और प्रश्न ले लें।
एक फैक्ट्री में 203 कर्मचारी काम करते हैं। उनमें बोनस वितरित करने की दृष्टि से उन्हें ए, बी, सी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तीनों वर्गों में विभाजित बोनस की रकम 4:3:2 के अनुपात में थी, लेकिन तीनों वर्गों में प्रत्येक कर्मचारी को मिली हुई बोनस की रकम 3:2:1 के अनुपात में थी। प्रत्येक वर्ग में कर्मचारियों की संख्या बताइए। यहाँ पर आप प्रश्न में देखिए, कर्मचारियों की कुल संख्या दी गई है। कर्मचारियों की संख्या को यदि बांटना है तो हमें कर्मचारियों की संख्या का अनुपात तीनों वर्गों में ज्ञात होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में आप गौर कीजिए, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग में विभाजित बोनस की रकम का अनुपात दिया हुआ है। पहले वर्ग को 4 के बराबर, दूसरे वर्ग को 3 के बराबर और तीसरे वर्ग को क्रमशः ABC 2 के बराबर। इसी तरह प्रत्येक वर्ग में प्रति कर्मचारी जो बोनस की दर रही है, जैसे ए वर्ग के कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 3 के बराबर, बी वर्ग के कर्मचारी को उससे थोड़ा कम 2 के बराबर और सी के कर्मचारी को उससे और कम 1 के बराबर यहाँ पर बोनस की रकम प्राप्त हुई है। तो कर्मचारियों की संख्या तीनों वर्गों में ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो बोनस की रकम है यदि हमें ज्ञात हो तो बोनस की रकम को हम प्रति कर्मचारी बोनस की दर से विभाजित कर दें, तो इस तरह कर्मचारियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस प्रक्रिया को हमें पूर्ण करना होगा। वस्तुतः यह प्रश्न संयुक्त अनुपात का है। बोनस का अनुपात ABC के मध्य प्रश्न में दिया हुआ है 4:3:2। प्रति कर्मचारी बोनस की दर तीनों वर्गों में क्रमशः 3, 2 और 1। इस तरह कर्मचारियों की संख्या का अनुपात यहाँ पर नंबर 1 से नंबर 1 को नंबर 2 से विभाजित कर दें, तो इस तरह 4/3, 3/2 और 2/1। LCM लेकर ऊपर की राशि को पूर्णांक में व्यक्त कर लें। 8:9:12। आनुपातिक योग हो जाएगा 8, 9 और 12 का 29। ए वर्ग में कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारी कितने हैं? 203। 203 का 8/29, 29 में से 8वां हिस्सा, तो 203 का 8/29 बराबर हो गया 56। बी वर्ग में कर्मचारियों की संख्या 203 का 9/29 अर्थात 63 और सी वर्ग में कर्मचारियों की संख्या 203 का 12/29 बराबर 84। इस तरह तीनों वर्गों में कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 56, 63 और 84 होगी। एक और प्रश्न ले लेते हैं। ए, बी और सी मिलकर कार्य करते हैं तथा वे 624 रुपये दैनिक मजदूरी अर्जित करते हैं। उसी कार्य को ए, बी, सी पृथक पृथक क्रमशः 4, 6 एवं 8 दिन में कर सकते हैं। उनकी मजदूरी की गणना कीजिए। यदि मजदूरों ने संयुक्त रूप से काम किया हो, उनकी मजदूरी संयुक्त हो, तो मजदूरी का बंटवारा उनकी कार्यक्षमता के अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि जिस मजदूर ने ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए और जिसने कम काम किया उसकी मजदूरी अपेक्षाकृत उससे कम होगी। कार्यक्षमता का अनुपात कैसे निकाला जाए? तो ए, बी, सी क्रमशः उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकते हैं यह प्रश्न में दिया हुआ है। ए उस काम को यदि अकेले करता तो 4 दिन लगते। एक दिन में ए द्वारा कितना काम होगा? जो काम वो 4 दिन में कर लेता, एक दिन में उसका 1/4 काम होगा अर्थात 1/4। बी उस काम को 6 दिन में करता है अर्थात एक दिन में कितना काम बी के द्वारा होगा? 1/6 काम। और सी उस काम को 8 दिन में करता है अतः एक दिन में सी के द्वारा किया गया काम 1/8। इस तरह कार्यक्षमता का अनुपात क्रमशः 1/4, 1/6 एवं 1/8 होगा। हम इसे पूर्णांक में प्राप्त कर लें। LCM ले लें 24
एलसीएम 24 लेने पर यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 3। इस तरह इनके बीच आनुपातिक संबंध हो जाएगा। कार्यक्षमता का अनुपात 6:4:3। आनुपातिक योग हो जाएगा 6, 4 और 3 का कुल 13। मजदूरी में ए का भाग हो जाएगा 6/13। कुल मजदूरी है 624 रुपये। इसका 6/13वां हिस्सा अर्थात 288 रुपये ए का हिस्सा। बी का हिस्सा 4/13, 624 रुपये का 4/13 अर्थात 192 रुपये। और सी का हिस्सा 3/13, 624 रुपये का 3/13 अर्थात 144 रुपये। जैसा प्रश्न में आपने देखा था, ए की कार्यक्षमता ज़्यादा है तो स्वाभाविक तौर पर संयुक्त रूप से जब कार्य किया गया तो ए को ज़्यादा मजदूरी मिली, बी को उससे थोड़ी कम और सी को उससे और थोड़ी कम।